वेलकम टू तेज एजुकेशन मित्रों। अगर आपको समय कम पड़े प्रश्न का आंसर देने में तो आप वीडियो को रोकें, फिर आंसर कमेंट करें। सबसे पहला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है। सबसे पहला साल या फिर आबनूस या स्प्रूस या फिर रोजवुड। 100% ईमानदारी से बताइएगा मित्रों, कितने लोग इसमें तुक्का लगा रहे हैं। कहीं से भी आप किसी भी कोचिंग से पढ़े हों, अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों में तुक्का लगाते हैं, क्योंकि कोचिंग पर भी वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपको आसान लगती हैं, ओके, और जिनमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कठिन चीज़ों को कम ही बताया जाता है। तो इसका सही जवाब है मित्रों स्प्रूस। ओके, उष्ण कटिबंधीय वनों में स्प्रूस पेड़ नहीं पाया जाता है, वृक्ष नहीं पाया जाता है। साल उष्ण कटिबंधीय वनों में, आबनूस और रोजवुड ये तीनों उष्ण कटिबंधीय वनों में आते हैं। अगला प्रश्न है कि बांध प्रभावित करते हैं किसको। वनों को, जीव जंतुओं को, आदिवासियों को या फिर इन सभी को। तो बांध प्रभावित करते हैं इन सभी को। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। वनों को भी, जीव जंतुओं को भी और आदिवासियों को भाई कैसे करते हैं। अब आप लोग ये कहें भाई उनको पलायन करना पड़ता है जब बांध बनते हैं तो। ओके, और जीव जंतुओं को भी पलायन करना पड़ता है, वनों का विनाश होता है, वनों की कटाई होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वनों के कारण उत्पन्न समस्या क्या नहीं है। भूक्षरण की समस्या, या वनाग्नि, या वनों का दहन होना, या फिर जलवायु पर प्रभाव, या बाढ़ और सूखे की समस्या। तो इनमें से कौन सा वनों के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है। तो इसका सही जवाब है कि वनों का दहन ये वनों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं है। इसके अलावा वनों के कारण समस्या उत्पन्न होती है भूक्षरण की समस्या, जलवायु पर प्रभाव, बाढ़ और सूखे की समस्या। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वन बाढ़ को करते हैं क्या। वन बाढ़ को अनियंत्रित करते हैं, या वन बाढ़ को निश्चित करते हैं, या निश्चित करते हैं, या फिर अनिश्चित करते हैं। तो मित्रों इसका सही जवाब है कि वन बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है। कृषि भूमि की मांग, नगरीकरण में वृद्धि, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, या जनसंख्या में वृद्धि। तो वनोन्मूलन का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। के ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि भूक्षरण या फिर मृदा अपरदन संबंधित है किससे। वनोन्मूलन से, कृषि से, वायु प्रदूषण से, या फिर इन सभी से। तो भूक्षरण या मृदा अपरदन संबंधित है वनोन्मूलन से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वनों से होने वाला प्रत्यक्ष लाभ कौन सा नहीं है। तो वनों से होने वाला प्रत्यक्ष लाभ इनमें नहीं है मित्रों। इसका सही जवाब है कि वर्षा में सहायक। ये वनों से लाभ होता है, वर्षा में सहायक होते हैं वन, लेकिन ये प्रत्यक्ष होने वाला लाभ नहीं है। इसके अलावा जो लकड़ी प्राप्त होती है वनों से, ये प्रत्यक्ष लाभ है। पशुओं का चारा प्रत्यक्ष रूप में लाभ है। उद्योगों के लिए कच्चा माल, ये भी वनों से होने वाला प्रत्यक्ष लाभ है। अगला प्रश्न है कि वनों से होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ कौन सा नहीं है। तो अप्रत्यक्ष लाभ यहाँ पर नहीं होगा मित्रों। कौन सा, लकड़ी से निर्मित वस्तुओं की, ये कैसा है, प्रत्यक्ष लाभ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के विनाश होने पर भूस्खलन की समस्या बढ़ी है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि केवल भूमि ही क्या कर सकती है। उपभोग कर सकती है, उत्पादन कर सकती है, दान कर सकती है, प्रलय कर सकती है। तो इसका सही जवाब होगा कि केवल भूमि ही उत्पादन कर सकती है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भूमि का प्रकार कौन सा नहीं है। तो इनमें से भूमि का प्रकार नहीं है मानवीय भूमि। इसके अलावा प्राकृतिक भूमि, कृषि भूमि और वन भूमि, ये तीनों ही भूमि के प्रकार हैं। प्रश्न है कि भूमि के निम्नीकरण या फिर अवनयन का मुख्य कारण क्या है। तो भूमि के निम्नीकरण या अवनयन का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि होना। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न है कि मृदा अपरदन का प्रकार कौन सा नहीं है। तो मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है असामान्य अपरदन होना। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि मृदा अपरदन का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। तो मृदा अपरदन का कारण नहीं है भूकंप। इसके अलावा जल अपर्दन मृदा अपर्दन का कारण है, भूस्खलन भी मृदा अपर्दन का कारण है, वात अपर्दन भी मृदा अपर्दन का ही कारण है। प्रश्न है कि मृदा अपरदन का प्रभाव कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब मित्रों प्रश्न क्रमांक 40 का कि मृदा अपरदन का प्रभाव नहीं है भूकंप। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि मरुस्थल शब्द अरबी के किस शब्द का अनुवाद है। तो मरुस्थल शब्द अरबी के सखरा शब्द से लिया गया है। ओके, सखरा शब्द का अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सखरा शब्द किसका बहुवचन है। तो मित्रों सखरा शब्द बहुवचन है सहारा का। ओके, सहारा मरुस्थल का। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण का कारक कौन सा नहीं है।
तो मरुस्थलीकरण का कारक इनमें से नहीं है भूस्खलन। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो पृथ्वी पर कुल भूमि का जो क्षेत्रफल है मित्रों वो है 29%। ओके, अगला प्रश्न है कि भूमि के अभ्रमण से क्या आशय है? तो भूमि के अभ्रमण से आशय है प्राकृतिक गुणवत्ता का ह्रास। प्रश्न है कि भूमि अवनयन के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो भूमि अवनयन के प्रमुख अंगों में शामिल हैं ये सभी, मृदा अपरदन भी, भूस्खलन भी और मरुस्थलीकरण भी। प्रश्न है कि भूपटल का कितना भाग मरुस्थल से प्रभावित है? तो भूपटल का कुल 1/3 भाग मरुस्थल से प्रभावित है। प्रश्न है कि मरुस्थलीय भूमि में किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो मरुस्थलीय भूमि में लवण का प्रतिशत अधिक होता है। प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया वावर जी रोसेन ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि जैव विविधता के प्रत्यक्ष मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो जैव विविधता के प्रत्यक्ष मूल्य से तात्पर्य है सीधे जैव विविधता से प्राप्त लाभ। ओके, तो मित्रों इस वीडियो में हमने 25 प्रश्न देखे। क्या आप 23 प्रश्न सही कर पाए? अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा जरूर। ओके, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों की वीडियो के लिए आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ। और पर्यावरण की टॉपिक वाइज आपको हम जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके आपको डिटेल में वीडियो भी उपलब्ध करा रहे हैं।